नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका राज्य में आपका स्वागत है। मैं हूं कशिश और खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के शिवगढ़ थाना क्षेत्र में मोहम्मद सलमान नामक युवक जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें सलमान को राष्ट्रीय ध्वज को जमीन पर घसीटते हुए देखा गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शिवगढ़ पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। आरोपी मोहम्मद सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ राष्ट्रीय गौरव अपमान निर्वारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और बाद में पुलिस ने सलमान का चालान कर उसे माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां सलमान का एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वह पुलिस के सामने हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए माफी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी के फर्रुखाबाद से खबर है, जहां समीम हत्याकांड में माफिया अनुपम दुबे को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद उसके सहयोगी सोशल मीडिया पर बौखलाए नजर आ रहे हैं। गवाह फजल मंसूरी को धमकियां मिलने पर उसने पुलिस में FIR दर्ज कराई है, जहां भक्त भोलेनाथ, कौशलेंद्र दुबे, रामू त्रिपाठी जैसे कई फर्जी ID से हत्या का बदला लेने जैसी भड़काऊ पोस्ट की गई। वहीं माफिया की पत्नी मीनाक्षी दुबे ने फेसबुक ID पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और धमकी देने वालों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए जांच तेज कर दी है। मामला बेहद संवेदनशील बना हुआ है। सोशल मीडिया पे जिस दिन से जजमेंट आया समीम हत्याकांड का, माफिया अनुपम दुबे का, जो सोशल मीडिया पर वर्ग विशेष के लोग आपस में भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं, वो इस तरह के लोग हैं जो न्याय और कानून में आस्था नहीं रखते हैं। ये न्याय कानून जो संविधान को मानते हैं, उन लोगों ने इसको स्वीकार किया कि हाँ, जो भी निर्णय आया वो सराहनीय है। लेकिन कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो जिनसे ये मैसेज देना चाहते हैं कि हत्या का बदला हत्या। तो ये कैसे माना जाए कि एक ही परिवार के व्यक्ति ने अपने सगे चाचा की मौत करी हो, हत्या की हो, और उसके उपरांत इस तरह के क्या धमकाना चाहते हैं, गवाहों को धमकाना चाहते हैं, हॉस्टाइल कराना चाहते हैं। तो इसी को बचाव में मैंने जो है माननीय पुलिस अधीक्षक महोदया से निवेदन किया। उन्होंने कहा अपनी बात को रखो। मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें मेरी FIR पंजीकृत हुई है। यूपी के अमरोहा सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने मुरादाबाद मंडल और वेस्ट यूपी में हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर गंभीर चिंता जताई। सांसद ने कहा कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सभी के लिए बच्चों की संख्या समान होनी चाहिए। उन्होंने 2 बच्चों के कानून की ओर इशारों में समर्थन जताते हुए कहा कि जनसंख्या संतुलन के बिना समाज का विकास संभव नहीं। संबल की बात नहीं करना चाहता। मैं मुरादाबाद के कोई भी मंडल उठा लो, कोई भी विधानसभा उठा लो, कोई भी लोकसभा उठा लो, अमरोहा में भी यही हाल है। आबादी तो बढ़ती जा रही है, वो हिंदुओं की कम होती जा रही है। आज अमरोहा जो शहर है, अमरोहा शहर के अंदर अब मेरे ख्याल 2% 3% हिंदू रह गए, वहाँ भी कम हो गए। ऐसे ही आप जहाँ की बात कर रहे हो संबल में, वहाँ भी बहुत कम आबादी रहती है। तो ये आबादी का फर्क तो है ही। कल मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये संतुलन रहनी चाहिए आबादी, संतुलन रहे भाई। ऐसे ही जैसे 2 बच्चे 3 बच्चे हिंदुओं के तो 2-3 बच्चे मुस्लिम के बराबर होंगे, तो समान आबादी बढ़ेगी और समान ही शहरों की आबादी होगी, सब संतुलन रहेगा। अच्छा, संगीत शो में बयान दिया था कि वेस्ट यूपी के पश्चिमी जितने भी कई जिले हैं वो पाकिस्तान बन चुके हैं, क्या कहना है? नहीं, मैं तो ये नहीं कहना चाहता हूँ। ये सब हमारे देश के वासी हैं, चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ जो हम सब देशवासी हैं, चाहे मुस्लिम है वो भी देशवासी है, लेकिन अपनी आबादी के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। तराजू लेकर के तोले एक में वजन एक नीचे उठे ही ना, एक उठ जाए, तो वो नहीं होनी चाहिए। बराबर हो तो हमें सभी सोचना होगा, हिंदुओं को भी मुसलमानों को। संबल के मामले में न्यायिक जांच कमेटी में खुलासा हुआ है। हाँ। अब वो उत्तर प्रदेश के कानपुर के भीतर गांव ब्लॉक में बेहटा गंभीरपुर गांव के लोगों की हालत बदहाल है। दरगाही लाल नहर पुल टूटने से भारी वाहन बेहटा से गुजरते हैं, जिससे सड़कें तालाब में बदल गई है। ग्रामवासियों ने शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं स्कूल जाते बच्चों को गिरने से चोट लग रही है। गांव में गंदगी और मच्छरों का आतंक फैला हुआ है। प्रधान व सचिव गायब रहते हैं और वह ग्रामीणों को उम्मीद करते हैं कि सुदर्शन न्यूज की रिपोर्ट के बाद प्रशासन जागेगा और उचित कार्रवाई होगी। इस समय हम हैं भीतर गांव के बेटा गांव में, और जो बेटा गांव की स्थिति है, यहाँ का जो दुख है, यहाँ के लोगों से पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रोड है
रोड गड्ढे ही गड्ढे हैं और किस तरीके की हालात है, कैसे निकलते हैं, क्या दुख है, स्वयं जो है जानते हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र तिवारी। अच्छा, किस तरीके के ये जो समस्याएं हैं ये आपकी? समस्या का जब से रोड बन रहा था तब से पुल बना तब से वाले कोई सुनवाई नहीं है। गड्ढे में पानी भरा है, नाली भरी है और ना कोई ग्राम प्रधान दिखाई देता है, ना कोई दिखाई देता है। अच्छा, नाली वगैरह सफा करने आते हैं? अभी तो नहीं आया 10-15 दिन से। ग्राम प्रधान से कहा? ग्राम प्रधान कुछ सुनता नहीं, वो कुछ को तो अपनी डेयरी से नहीं फुर्सत है, यहाँ कहाँ देखने आता है। अच्छा, तो देखिए जिस तरीके यहाँ पे ये दुकानदार भाई हैं, आपका क्या नाम है? रमजान नाम है। अच्छा, किस तरीके का यहाँ जो निकलते हैं उनका क्या दुख रहता है? यहाँ पे बच्चे स्कूल ही निकलते हैं, पानी का आठवीं भर जाता है, बारिश होती है, बच्चे फिसले गिर जाते हैं। गाड़ी वाले निकलते हैं तो गाड़ी वाले बोदा के कीचड़ में गिर जाते हैं। ये रोड कब से इस तरीके ये हालत है? लगभग 2 साल हो गया। अच्छा, 2 साल के चल रहा। पहले जहानाबाद की कानपुर की सारी बसें निकल रही थी, इससे ठेला बड़े बड़े निकल रहे थे, सारे ट्रैक्टर फंस जा रहे थे, जाम कर हो जा रहे थे। दूसरे गाड़ी निकालती थी खींच के, गड्ढे बड़े बड़े कर दिया है। अब बोलते हैं ग्राम प्रधान थे और सब थे, तो कोई कहता है आज बन जाएगा, कोई कल बन जाएगा, कोई बनाने के लिए कोई तैयार नहीं था। शिकायत सांसद विधायक वगैरह से भी की गई होगी? और हमने तो गए नहीं है, पर बोल रहे थे, हमने कहा है विधायक जी से या संसद से, तो बोल रहे बन जाएगा 10-15 दिन, 10 दिन करते करते ऐसा हो गया। अभी 2 साल हो गया, कोई सुनवाई इसकी नहीं है। और ठेकेदार भी आते हैं, उनसे पूछते हैं तो कहना बन जाएगा बन जाएगा, तो कोई बनता ही नहीं है ना। कोई यहाँ गड्ढे इतने बड़े, पानी का 8 इंच भर जाता है यहाँ पे, ये चक्कर है। बाकी तो समस्या आप ही देख रहे हो, कितना कीचड़ है यहाँ पे। तो ये देखिए जिस तरीके की जो समस्याएं हैं इतनी ज्यादा है कि जो स्कूली बच्चे हैं वो जाते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं, वापस चला जाते हैं। भैया आपका क्या नाम है? छोटे। अच्छा, किस तरीके समस्याओं का निवारण कैसे होगा? एक बार इसमें मिट्टी पड़ी रहा है, मिट्टी जल के और दलदल हो गई उसमें, और पीडब्ल्यूडी वाले में कह रहा है 15 दिन पड़ के थोड़ी गिट्टी पड़ी। एक बार कोई दिखाया सुनवाई नहीं। नाली वगैरह सफाई होती है? नाली सफाई 6 महीना पहले दे रखी, कहाँ दे रखी। अच्छा, तो प्रधान जी से कहा नहीं आपने? आज खुदा इंतजार रोज देख के खुदा उनका देखो चाहिए। अच्छा, कि जिस तरीके का ये जो बेटा गांव के जो निवासी हैं इनका जो दुख है इस तरीके है कि ये स्वयं बयान नहीं कर सकते हैं और प्रधान जी से कहते हैं, प्रधान जी बोलते हैं यहाँ रहते नहीं। गोविंद शुक्ला के साथ लाखन सिंह, सुदर्शन न्यूज, घाटमपुर। यूपी के फर्रुखाबाद के डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी की पहल से जिले को बड़ी राहत मिली है। वर्षों से डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे स्वास्थ्य विभाग को 23 नए एमबीबीएस डॉक्टर मिले हैं, जिसमें से 12 डॉक्टर्स को जिला अस्पताल लोहिया में तैनात कर दी गई है। डीएम ने भर्ती प्रक्रिया को सीएमओ कार्यालय से हटाकर कैंप कार्यालय में पारदर्शिता से संपन्न कराया, जिससे विवादों से बचाव हुआ। सभी डॉक्टर्स का इंटरव्यू खुद डीएम ने लेकर मेरिट के आधार पर चयन किया। दशकों से बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं में अब सुधार की उम्मीद है। कलेक्ट्रेट परिसर में सभी को ऑफर लेटर सौंपे गए। देखिए, जनपद में एनएचएम के तहत 30 पद रिक्त थे, उसमें उसका एडवर्टीजमेंट निकाला गया था और संविदा बेस्ड 23 लोग आज नियुक्त हुए हैं और अभी केवल 29 डॉक्टर्स के भरोसे पूरा जिले का काम चल रहा था। अब एक साथ 23 अतिरिक्त डॉक्टर्स जब आ गए तो जिले के हेल्थ सेक्टर की बेहतरी की पूर्ण उम्मीद की जाती है और इसमें 7 पद विभिन्न कारणों से, जैसे ईडब्ल्यूएस का कोई जमीन नहीं आ पाया तो एक वो बच गया। वैसे ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक कैटेगरी के लोग, एसटी का एक पद था, कोई नहीं आया, तो 7 पद अभी भी रिक्त हैं, जिसको आगामी दिनों में हम लोग फिर से एडवर्टाइज करेंगे। पूरी पारदर्शी प्रक्रिया से इसको किया गया है और जो भी शासन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे, आरक्षण से लेकर मेरिट प्लस अनुभव प्लस इंटरव्यू, सबको परिपालन करते हुए एक बहुत बड़ा और अच्छा दिन हेल्थ सेक्टर के लिए, जिले के लिए है। सर, फर्रुखाबाद जनपद में पिछले कई सालों से ये प्रक्रिया चल रही थी, क्योंकि डॉक्टर, आपको यह दृढ़ संकल्प कैसे हुआ, किस तरीके से आपने पूरी तरीके से इसको प्रायोजित किया? देखिए, लगातार विभिन्न बैठकों में हेल्थ सेक्टर की शिकायत आती थी। जब सीएमओ से इसको व्यक्तिगत रूप से रिव्यू किया गया तो सीएमओ ने एक समस्या बताया कि हमारे यहाँ पर इतने पद 30 पद रिक्त हैं, तो आगे क्यों नहीं आप कर रहे हैं? तो अब कई बार प्रयास किया गया, शिकायतें, विवाद, ये वो आ जाता है, इसलिए नहीं होता है। हमने कहा कि नहीं, इसको जो जियो है उसके हिसाब से एकाएक एक-एक चीज़ को पढ़िए, समझिए, देखिए
और इस पूरी योजना में एडीएम जे और सीनियर ट्रेजरी ने जीओ के हिसाब से हर चीज़ों को व्यवस्थित करने में सीएमओ ऑफिस को सहयोग किया और लगातार मैं भी इसमें इन्वॉल्व रहा ताकि पारदर्शी तरीके से मेरिट बेस्ड लोग चयनित हों। यूपी के कुशीनगर के सेमरा हरदो गांव में पुरानी रंजिशों में धारदार हथियार से हमला कर उत्कर्ष सिंह की हत्या कर दी गई। शाम होते ही गांव में चीख पुकार मच गई, जहां आरोपियों पर हत्या का आरोप है। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तीनों आरोपी अस्पताल में इलाजरत हैं और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गांव में तनाव है और पूरा प्रशासन सतर्क है। ग्रामीणों का कहना है, समय रहते पुलिस सक्रिय होती है तो हत्या रोकी जा सकती थी। बाहर आवाज़ सुनाई दिया, शोर शराबा हुआ तो बाहर निकले तो एक महिला आ रही थी तो उनसे पूछे कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं कि कौन लड़का है और उसको लोग दबा के और बैठे हुए हैं। तो हम आगे गए तो ये तीन लोग भाई हैं और एक बड़े भाई, इन तीनों लोगों को उन लोग पकड़ के बैठे थे। चेहरा पूरा पता नहीं चल रहा था कि कौन है। तो हम लोग भी सोचे कि कोई इनके ऊपर हमला किया है या क्या किया है। वो बार बार यही कह रहे थे कि ये हमारे ऊपर हमला किए हैं, लेकिन अब क्या हुआ था तो वो कौन लोग थे, क्या नाम था इन लोगों का? इन लोगों का जैसे हमारे घर के सामने ही हैं वो लोग, यादव परिवार हैं और वो लोग चारों भाई थे, पकड़े हुए थे वो लोग। जब पुलिस आई है सेमरा गांव के, तो पुलिस आई है तो फिर तब वो लोगों ने उनको छोड़ा है। और वहाँ पे उनकी मतलब स्थिति बहुत ख़राब थी, तो हम लोगों ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। उसके बाद से वो लेकर तो हम लोग आए हैं जिले अस्पताल। कहाँ चोट लगी थी, कैसे क्या? उनके सर जान पे एक कट का निशान है जो हड्डी तक पहुंच गया है, लगभग 3 इंच का या 3.5 इंच का जख्म गहरा है। फिर जांघ पे लगभग 4-4.5 इंच का गहरा है। आँख एक निकाल लिया गया है, एक कान कट गया है, कट के निकल गया है उनका, और कई जगह शरीर पे चाकू का निशान है। क्या नाम का? सत्या प्रताप। यूपी के वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्य रूप से आर्थिक सहायता, चिकित्सा व भूमि विवादों से जुड़ी फरियादें रही। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी मामलों का शीघ्र समाधान हो और पात्रों को योजनाओं का लाभ मिले। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता और प्रशासन के बीच भरोसे की कड़ी बने, यही उद्देश्य है। तो वही सुदर्शन न्यूज के मौके से अपडेट साझा किया। मैं समस्या ले के आए थे कि हमारे 10 साल से रास्ता खराब है, पक्की रोड है, वो 10 साल से न तो गड्ढा मुक्त हो पाया था न तो रिपेयर हो गया था। मैं 7-8 महीने से चक्कर लगा रहा था, बाकी कोई हमारा सुनने वाला नहीं था, न तो कोई अधिकारी मौके पर वहाँ पर गए देखने के लिए। रास्ता जो खराब था, उसी रास्ते से बच्चों कॉलेज में जाते हैं, बहुत दिक्कत होता है। गर्भवती महिलाओं को सही समय से सही इलाज नहीं हो पाता, एम्बुलेंस नहीं जा पाती, इतनी गड्ढी हो गई है। लंबाई करीब 900 मीटर है, चौड़ाई 10 फीट है। वो 10 साल पहले रोड बनाया गया था, न तो आज गड्ढा मुक्त हुआ न तो रिपेयर हुआ। वो प्रधानमंत्री के माननीय संसदीय क्षेत्र में आता है। हमारे प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र में वो रोड है, गांव सभा भी है, और वो कम से कम हजारों के निकास है उसी रास्ते से, और वो 4-5 गांव को जोड़ता है। मुलाकात हुई बाबा जी से, तो मुख्यमंत्री साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? नहीं, आश्वासन तो मुख्यमंत्री दिए कि नहीं चलिए इसका निस्तारण मैंने करवा दूंगा जल्द से जल्द। मैंने एप्लीकेशन दिया, मेरी मुलाकात भी हुई, मुझसे करीब 25 सेकंड बात भी हुआ, 25-30 सेकंड बात भी हुआ था। तो कैसा लग रहा है ये जो जनता दरबार लगा बनारस में? बढ़िया था। कैसा लगा? मुख्यमंत्री जो जनता दरबार लगा था यहाँ पर बनारस में, हमको बहुत अच्छा लगा और हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हम लोगों की समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। यूपी के चंदौली जिला अस्पताल में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। वहीं दर्द से कराहती सुनीता तिवारी को एडमिट तो किया गया, लेकिन 24 घंटे तक डॉक्टर नहीं पहुंचे। मरीजों की गुहार पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब सुदर्शन न्यूज की टीम पहुंची तभी इलाज शुरू हुआ और यह मामला सरकारी अस्पताल में लापरवाही की गंभीर स्थिति को उजागर करता है। प्रशासन से उम्मीद है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। त्रिपाठी हॉस्पिटल में आया हूँ, अपनी एक चाची है जो एडमिट है, कल से ही एडमिट है। कब से? कल शाम से ही एडमिट है, बीते हुए कल शाम से एडमिट है, लेकिन दवा और डॉक्टर दोनों बता रहे। मतलब इमरजेंसी में इलाज होने के बाद यहाँ भर्ती की गई, रात में कोई नहीं आया, पूरा दिन बीत गया, अभी तक कोई डॉक्टर, संबंधित डॉक्टर आपके पास इलाज कर। 24 घंटे के बीतने के बावजूद कोई भी उच्च अधिकारी या कोई उच्च डॉक्टर नहीं आया। जब मेरे आने के बाद कहने के बाद तब जाकर एक पूर्णिमा नामक
डॉक्टर आई। उससे पूर्व डॉक्टर विवेकानंद ने दवा भी लिखा, लेकिन 2.5-3 घंटे बीतने के बाद दवा मरीज को नहीं दिया गया। यथास्थिति आप समझ सकते हैं कि कमलापति का क्या है। इसकी शिकायत किसी संबंधित अधिकारी से आपने किया? जी, मैंने जिलाधिकारी को भी फोन कर दिया है। जिलाधिकारी की स्टोर ने फोन उठाया, सीएमएस को मैंने फोन किया, सीएमएस से मैंने बात किया और जो भी इससे जुड़े हुए अधिकारी मैंने बात किया, लेकिन सिर्फ थाना फोन की जाएगी। संबंधित अधिकारी अर्थात सीएमएस ने आपको क्या कहा? सीएमएस साहब ने ये कहा है कि हम दिखवाते हैं, अविलंब मरीज को राहत मिलेगी, प्रयास जारी है, लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद अगर कोई कर्मचारी नहीं आ रहा, कोई अधिकारी नहीं आ रहा, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है, तो एक नॉर्मल व्यक्ति का इलाज किस प्रकार किया जा सकता है, ये सोचेंगे। यूपी के आजमगढ़ के बिलरियागंज थाना क्षेत्र में अपराधियों ने विद्यालय प्रबंधक सुनील यादव से रंगदारी मांगी और मना करने पर मारपीट की। राहगीरों ने आरोपियों को पकड़ लिया। घटना का वीडियो वायरल हो गया। पीड़ित ने बताया कि पहले भी उनसे पैसे वसूले गए थे। पुलिस अधीक्षक चिराग जैन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। गांव में डर का माहौल है और लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें एक व्यक्ति को 5-6 लोग सड़क पर मार पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें सुनील यादव जो पीड़ित हैं उनके द्वारा एक तहरीर भी थाने पर दी गई, जिसमें बताया है कि एक फरहान है, एक साहिल है और कुछ अज्ञात व्यक्ति हैं, उनके द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है और पैसे मांगने का प्रयास किया गया है। इस तहरीर के आधार पर लोगों ने जांच शुरू कर दी है। जांच में तथ्य जो भी प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकरण दिखाया जा रहा है कि रंगदारी को लेकर या फिर पुरानी रंजिश को लेकर, पैसे के लेकर विवाद था, मारपीट हो रही है। स्वयं थाना प्रभारी द्वारा इसमें सभी तथ्यों की गहराई से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई। यूपी के बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र में गौकसी के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। आरोपी समीर अहमद ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में घायल होकर पकड़ा गया। 10 दिन पहले इसी मामले में मकसूद को गिरफ्तार किया गया था। अब पुलिस फरार आरोपियों सलीम और शाहरुख की तलाश कर रही है। एसपी ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। गांव में तनाव के बीच पुलिस की सतर्कता बनी हुई है। कल रात को थाना शेरकोट की पुलिस को ऐसी सूचना मिली कि गौकस के एक वांछित अभियुक्त समीर अहमद उर्फ बूरा, जो थाना क्षेत्र में ही नूरपुर छिबरी के पास महमदाबाद रोड के तिराहे के पास है। पुलिस की टीम जब तत्काल मौके पर पहुंची तो ये व्यक्ति एक मोटरसाइकिल के साथ वहां खड़ा था। इसने पुलिस को देखते ही पुलिस के ऊपर तमंचे से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ इस व्यक्ति के ऊपर फायर किया, जिसपे इसे पैर में गोली लगी है। इस व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार किया गया है। इसके पास 315 बोर तथा एक जिंदा कारतूस, 2 खोखे तथा गौकसी के उपकरण मिले हैं। एक मोटरसाइकिल हीरो पैशन में मिली है। ये व्यक्ति पूर्व में गौकसी के अपराध में वांछित चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के मेरठ में जिहादी का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। जिहादी शाहरुख पुत्र जमील के द्वारा दलित समाज की लड़की ईसा को जबरन उठाने का प्रयास। मेरठ के थाना कंकर खेड़ा क्षेत्र में दलित छात्रा ईसा के अपहरण की कोशिश और धार्मिक प्रतीक का अपमान हुआ। आरोपी शाहरुख ने छात्रा को छेड़ा। शिव जी का लॉकेट तोड़कर अपशब्द कहे। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्परता से मामला दर्ज कर लिया। पीड़िता के पिता ने बेटी की पढ़ाई रोक दी थी। डर का माहौल बना हुआ है। प्रशासन से आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है जो थाना कंकर खेड़ा क्षेत्र का है। इसमें ये वीडियो कुछ दिन पुराना है। ये वीडियो पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें आरोपी है शाहरुख। उससे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के संभल में हुए दंगों की न्यायिक जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई है। बाल योगी दीनानाथ जी ने आरोप लगाया कि 1978 में हुए दंगों में 184 हिंदुओं की हत्या हुई थी, जिसे पिछली सरकार ने छुपाया। उन्होंने दावा किया कि 24 नवंबर 2024 की हिंसा सुयोजित थी और पाकिस्तान, अमेरिका के कारतूस बरामद हुए थे। बीजेपी सरकार की पारदर्शिता की सराहना करते हुए उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस बयान में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। संभल की हिंसा की जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपने के बाद में संभल का दर्द से पर्दा उठ चुका है। आज हमारे साथ में हरियर मंदिर के वादी पक्ष के महंत बाल योगी दीनानाथ जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। महाराज जी, आज
1948 से आज तक जितने दंगे हुए उनसे आज पर्दा उठ चुका है। न्यायिक आयोग की टीम ने जो है मुख्यमंत्री को जांच रिपोर्ट सौंप दिया। आज वो सच सामने निकल कर आया, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो इस बात को नकार रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, सच है, सच को छिपाया नहीं जा सकता, दबाया जा सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। आज जो जांच रिपोर्ट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो प्रस्तुत की गई है वह बिल्कुल सत्य है। लगभग आज़ादी के बाद अब तक संभल के अंदर 15 दंगे हो चुके हैं और कहीं अन्य स्थान पर संभल से छोड़कर अगर कहीं अन्य स्थान पर अगर दंगा होता था तो भी संभल जलता था। अब तक की घटना में सबसे बड़ा जो दंगा हुआ है वह 29 मार्च सन 1978 के दिन हुआ है। उस दिन संभल के अंदर 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से उनकी मिलकर हत्या की गई थी। एक दिन के अंदर 184 हिंदुओं की, और सरकारी आंकड़ा हमेशा कम होता है, इस बात को भी अपने ध्यान में रखना चाहिए। यह जो है एक डॉक्यूमेंटेड घटना है। उस दिन 184 लोगों की हत्या हुई थी। अब हम देखते हैं कि 24 नवंबर के दिन घटना हुई। जो न्यायिक आयोग की टीम आई थी, जो जांच कमेटी आई थी सर्वे करने के लिए, तो वह तो न्यायालय का आदेश था, किसी सरकार का आदेश नहीं था, तो उन्हें करने देना चाहिए था। तो मतलब उसमें दंगा करने वाला कौन, दंगे को भड़काने वाला कौन? एक बार में बिना भड़काए 10,000 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। आप इकट्ठे करके दिखा दीजिए, 100 लोग इकट्ठे करके दिखा दीजिए। कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा रहा जिसने वहां पर दंगा भड़काने का प्रयास किया, लोगों को बुलाने का प्रयास किया। और आप घटनाक्रम के बाद की स्थिति देखेंगे, जब वहां पर जांच की गई तो मेड इन पाकिस्तान कारतूस मिले, मेड इन यूएसए कारतूस मिले। तो विदेशी कारतूस भारत के अंदर, संभल के अंदर क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं साजिशें चल रही हैं, साजिशें करी जा रही हैं। और संभल का पुराना नाता आतंक से भी रहा है। अब तक संभल से कई आतंकवादी पकड़े गए हैं, एनआईए ने कई बार जांच की है, और ये सत्य है बिल्कुल। बार बार दंगे हुए हैं, और जितनी भी बार दंगा हुआ है उसमें हिंदू प्रताड़ित हुआ है। 24 नवंबर की घटना के बाद उसमें 5 मुस्लिम व्यक्ति मारे गए, तो उनको फंडिंग देने का अर्थ क्या है? अच्छा, 24 नवंबर को जिस तरीके से हिंसा वो एक खौफनाक मंजर रहा था, इसकी साजिश मानी सकते हैं। देखिए, वो तो जांच रिपोर्ट जब सार्वजनिक होगी वह उसमें सब सत्य आ जाएगा। किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। नहीं, सांसद इसमें दोषी हैं, सांसद जांच में सम्मिलित हैं, और जामा मस्जिद के सदर जो है वो भी पिछली बार जो है जेल काट करके आए हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, जो सच होगा वो जांच कमेटी ने जब जांच करी है, सारे साक्ष्य इकट्ठे करे हैं, लोगों ने मेहनत करी है, तो जिस दिन वह रिपोर्ट सार्वजनिक होगी उस दिन सार्वजनिक हो जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि उस दिन हुआ क्या था, कारण क्या रहा था। कोई ना कोई व्यक्ति तो इस बीच दंगे के पीछे संलिप्त है, कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा है जिसने वहां पर भीड़ को इकट्ठा किया। लेकिन मैं एक बात फिर कहूँगा, मैंने पहले भी कही है कि उस दिन अगर हमारे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं होती, संभल के अंदर डीएम राजेंद्र पेशिया जी ना होते, एसपी साहब के बिश्नोई जी ना होते, सीओ साहब श्रीमान अनुज चौधरी जी ना होते, एसडीएम बंदरा मिश्रा जी नहीं होते, तो उस दिन संभल में हिंदुओं का नरसंहार निश्चित था, हिंदुओं की बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होना निश्चित था। उस दिन कई घर लुटते। अगर उस दिन संभल प्रशासन ना होता, उस दिन प्रशासन पुलिस नहीं होती, तो कई हिंदुओं के घर लुटते, कई हिंदू बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होना निश्चित था। ये सत्य है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन सपा और कांग्रेस के लोग इस बात को मानने के लिए कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोगों का जो व्यापार था वो नहीं चल पा रहा था, उसकी वजह से कारोबार नहीं चल पा रहा था। और जबकि वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि 85% जो है हिंदुओं का यहाँ पर जो है व्यवसाय चल रहा है, व्यापार चल रहा है, और 85% मुस्लिम है यहाँ पर। लेकिन वो इस बात को खारिज करते हुए साफ इनकार कर रहे हैं। वजह क्या है? देखिए, मैं तो एक प्रश्न और करना चाहूंगा इसी के साथ साथ। जब दंगा हुआ, 24 नवंबर की घटना हुई, तो 5 लोग वह मारे गए, तो उनको बाद में पैसा देने की क्या आवश्यकता पड़ी है भाई? आप बताइए। कांग्रेस के माध्यम से यहाँ पर फंडिंग की गई,
उन लोगों को 5-5 लाख रुपया दिया गया, समाजवादी पार्टी के माध्यम से 5-5 लाख रुपया दिया गया। जो लोग दंगा करने वाले थे, जो लोग पत्थरबाजी करने वाले थे, क्या उनके पास पैसा आएगा तो वो आगे के लिए पत्थरबाजी के लिए खड़े होंगे या नहीं होंगे? आप स्वयं से सवाल करिए। तो अब ये कह रहे हैं कि हिंदू व्यापार की वजह से गया है, किसी वजह से गया, तो आप एक बात बताइए, जब आजादी का समय हुआ था, जब आजादी हुई थी, उस समय 45% हिंदू थे। यूपी के रायबरेली में सुधांशु जी महाराज ने संभल की रिपोर्ट को लेकर चल रही अफवाहों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि 1947 के बाद सनातनियों की हत्याएं छुपाने का काम पूर्ववर्ती सरकारों ने किया। बीजेपी सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है और दोषियों को छुपाने का प्रयास नहीं कर रही। महाराज का दावा है कि अन्य जिलों में भी इसी तरह की जांच होगी। उनका बयान बीजेपी की नीतियों को समर्थन देता है और इस मुद्दे पर सरकार की गंभीरता दिखाता है। यूपी के प्रयागराज के कौड़ीहार से पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणधीर सिंह यादव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अवैध संबंधों के चलते अपहरण के बाद उनकी गला दबाकर हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने राम सिंह यादव और एक महिला लीला को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपी उदय यादव, विजय सुजीत सहित 3 की तलाश जारी है। डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह ने बताया कि 100 को स्कॉर्पियो से रेलवे ट्रैक पर फेंका गया और उन गाड़ी चित्रकूट में छोड़ दी गई थी। पुलिस ने स्कॉर्पियो बरामद कर जांच आगे बढ़ा दी है। ये 22 अगस्त को रणधीर यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य के गुमशुदगी की सूचना मिली थी, जिसमें 23 तारीख को इनके परिजनों द्वारा गुमशुदगी थाना नवाबगंज पे दर्ज कराई गई थी। इस संबंध में तत्काल पुलिस टीमों का गठन किया गया था और फील्ड में सीसीटीवी कैमरे और पॉसिबल लोकेशंस के सर्च के लिए टीमें रवाना हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा को 24 अगस्त को स्कॉर्पियो गाड़ी जिस पे वो सवार थे वो चित्रकूट में मिली भी थी। इसमें जो 25 तारीख को इनकी पत्नी के तहरीर के आधार पर गुमशुदगी तरमीम हुई थी, जिसमें इनके द्वारा उदय यादव और राम सिंह यादव के ऊपर आरोप लगाया था कि इन्होंने अपहरण करके कुछ इनकी हत्या कर दी है। यूपी के मथुरा के महावन तहसील में नगर पंचायत महावन के वार्ड नंबर 7 काजीपाड़ा के सैकड़ों लोग धरने पर बैठ गए और महिलाएं पुरुषों ने आरोप लगाया कि दबंग भू माफिया ने दाऊजी सादाबाद रोड पर स्थित 100 वर्षों पुराने 8 फीट के सार्वजनिक रास्ते को जबरन बाउंड्री वाल बनाकर बंद कर दिया है। यह रास्ता बघेल और जाटव मोहल्ले के लिए जीवन रेखा है। लोगों ने प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप कर रास्ता बहाल करने और दबंगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। मामला ये है, हमारा एक रास्ता था 50 साल पुराना और उससे अवैध कब्जा कर रहे हैं, रास्ता बिल्कुल बंद कर रहे हैं। कौन लोग हैं? मोहर सिंह, विजेंदर, बीरी सिंह, लक्ष्मण, और हमने रास्ता खुलवाने की कोशिश की तो हम पर गाली गलौज कर रहे हैं। कौन लोग? ये मोहर सिंह, विजेंदर, लक्ष्मण, अमर सिंह। हाँ, मेरे साथ भी की है गाली गलौज। शिकायत करी थी हमने, थाने शिकायत की थी। एप्लीकेशन देने गए थे तो थाने वालों ने हमारा ही नाम लिख लिया। 6-7 जने गए थे हम थाने, उन्होंने हमारा ही नाम लिख लिया और कह रहे थे कि गुंडागर्दी करने आए हो यहाँ पर। नहीं रुकवा रहे गोंडी। थाने का कोई प्रशासन कोई नहीं करवा रहा बंद। ने कही तो उल्टी सीधी बात करी है, हम पे ढेड़ फेड़ के आए, कह दिया उन्होंने। अच्छा, रास्ता कब से चालू किया आपने? हम तो जी रहे हैं जब से चली रही है। कितने फुट की रास्ता है? ऐसी है 7-8 फुट। 8 फुट। अच्छा, क्या बना दिया रास्ता में? दीवार लगा दी है। कितने साल हो गए रास्ता को चलते? 100 साल से हो गई हूँ। लोग निकल के आ रहे हैं बहुत, ये सब लोग हैं, ये सब वहीं से निकल रहे हैं। कौन कौन ने रास्ता बंद कर दिया है, नाम बताओ। नाम बता तो सही सवाल। लक्ष्मण, मोहर सिंह, विजेंदर और बीरी सिंह और अमर सिंह। अमर सिंह तो खत्म हुआ, छोरा बीरी सिंह। यूपी के अमरोहा के कोकापुर गांव के जंगल में एक गर्भवती महिला धर्मवती का 100 आम के पेड़ से लटका मिला। महिला मायके में रह रही थी और 26 अगस्त से लापता थी। ससुराल पक्ष से विवाद के चलते परिजनों ने पहले ही शिकायत की थी। 100 मिलने के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फांसी खा ली लड़की।
कौन थी आपकी बहन? क्या नाम, कितनी उम्र होगी? धर्मवती, 21 साल उम्र है पुलिस को सूचना दे दी? जी। अच्छा, कोई चीज सामने आई, क्यों लगाई फांसी? ये शादी ससुराल की वजह से लगाई। ससुराल में परेशान थी। कब से गायब थी? 26 तारीख 3 बजे। कर्नाटक के बेलगांव जिले के सबरंगी गांव कन्नड़ सरकारी स्कूल शिक्षा में नया उदाहरण बन रहा है। स्कूल में बेहतर सुविधाएं, डिजिटल शिक्षा और योग्य शिक्षक निजी स्कूल को पीछे छोड़ रहे हैं। नामांकन बढ़ रहा है और छात्र सरकारी पदों तक पहुंच रहे हैं। 9 सुसज्जित भवनों और 7 शिक्षकों वाला यह स्कूल ग्रामीण शिक्षा की दिशा बदल रहा है। यह सफलता सरकारी शिक्षा प्रणाली में सुधार का संकेत देती है। मध्य प्रदेश के धार जिले की सरदारपुर तहसील में किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले माही नदी में जल सत्याग्रह किया। फसल बीमा की उचित राशि, फसल के वाजिब दाम, खाद की किल्लत और बिजली समस्या जैसे मुद्दों को लेकर किसानों ने घंटों जल में खड़े होकर विरोध जताया। मौके पर प्रशासनिक अमला की भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहा। अधिकारियों की समझाइश और आश्वासन के बाद सत्याग्रह समाप्त हुआ। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो वे पूरे विधानसभा क्षेत्र के किसानों को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। बीमा जिन किसानों का नहीं डला है उनको तुरंत फसल बीमा दिया जाए। दूसरी मांग है धार जिले के जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर सोनोग्राफी ऑपरेटर नियुक्त किया जाए। तीसरी मांग है हमारी महावीर जलाशय पर जिन किसानों को आने जाने में तालाब के पानी के कारण परेशानी हो रही है वहाँ पर पुलिया निर्माण किया जाए। चौथी मांग है हमारी सोसाइटी में नगद खाद दिया जाए। कब तक जारी रहेगा धरना? ये धरना जब तक कलेक्टर महोदय स्वयं यहाँ आकर हमारी मांगे नहीं मानते या कोई जिम्मेदार मंत्री यहाँ तक नहीं आता तब तक ये धरना जारी रहेगा। फिर चाहे रात यहाँ रुकना पड़े और कल दिन भी अगर यहाँ रुकना पड़े तो हम यहाँ बैठेंगे। राजस्थान के हाडौती क्षेत्र से छबड़ा नगर के हैप्पी स्कूल के 18 वर्ष के छात्र प्रद्युमन अवस्थी ने भारत के अग्रणी एली क्लब के 27वां मिस एवं मिस्टर टीन इंडिया 2025 के फाइनलिस्ट बनकर प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया। एली क्लब को मॉडलिंग की दुनिया में भारत के सर्वश्रेष्ठ मंच के रूप में मान्यता प्राप्त है। एली क्लब का नाम युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए लंबे समय से मंच प्रदान करने के कारण लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। 25 अगस्त 2025 से 2 सितंबर 2025 तक दिल्ली में रैंप गुरु संबिता बोस एवं अन्य प्रशिक्षित द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दिनांक 3 सितंबर 2025 को मिस एवं मिस्टर टीन इंडिया का 2025 का फिनाले आयोजित होगा जिसमें बॉलीवुड की हस्तियां भी शामिल रहेंगी। हडौती क्षेत्र के मिस्टर प्रद्युमन अवस्थी को जिताने के लिए वोटिंग लाइन दिनांक 2 सितंबर तक खुली है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से विभिन्न स्थितियां देखने को मिलती हैं। कुरहनी विधानसभा से पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता का प्रतिनिधित्व होने के बावजूद किसान और सिंचाई योजनाओं में खास सुधार नहीं हुआ। वहीं सकरा सुरक्षित विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा दी गई योजनाएं जमीन पर नजर आ रही हैं और विकास हुआ है। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा अब भी जल जमाव, जल निकासी और बढ़ते अपराधों से जूझ रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जल निकासी पर कुछ काम शुरू हुआ है, लेकिन ट्रैफिक की समस्याएं अब भी गंभीर बनी हुई हैं। जिस परिस्थिति में होंगे आप अपने नेता को वीडियो कॉल के मार्फत से अवगत कराने का काम करेंगे। वहीं से हम दिशा निर्देश देने का काम करेंगे। अगर सरकार में अगर हम आते हैं तो हम दिशा निर्देश देंगे। आप मंत्री बने हैं, बिहार सरकार में हैं। एक मुद्दा था यहाँ का जो मनियारी प्रखंड बने, वो आज तक नहीं हो पाया आपसे। उसकी वजह से आप कोई रोजगार का व्यवस्था नहीं कर पाए। देखिए आधा क्षेत्र में जैसे किसान खेती भी नहीं कर पाते हैं। साथ नहर, छोटा छोटा नहरी होना चाहिए, वो नहीं है। लोग को जो है सरकारी दर पर जो नलकूप का व्यवस्था है उसका भी व्यवस्था नहीं आप करवा पा रहे हैं। कहते हैं ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन किया लोग पड़ा रहता है, उसका काम नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।